हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये एक मॉडल टेस्ट पेपर है जिसमें कि हिंदी में टीजीटी पीजीटी में आने वाले सभी क्वेश्चनों का समावेश है। लगभग किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वह इसमें आपको मिलेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। देखिए, एक पहली ओर जो सूची है वह है नामकरण की, यानी कि किस काल को कौन सा नाम दिया गया है, और दूसरी ओर है इतिहासकार किसने यह नाम दिया है। वीरगाथा काल है, आदिकाल है, सिद्ध सामंत काल है और संधि या चारण काल है। तो यह नाम किसके द्वारा दिए गए हैं? ये सारे नाम हैं आदिकाल के। और किन इतिहासकारों के द्वारा यह नाम दिए गए हैं यह आपको बताने हैं। जैसे वीरगाथा काल है, यह नाम दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आदिकाल यह नाम दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। सिद्ध सामंत काल यह नाम दिया गया है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। सिद्ध और चारण काल यह नाम दिया गया है रामकुमार वर्मा के द्वारा। तो आदिकाल को रामकुमार वर्मा ने 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले का नाम संधि काल और दूसरा नाम चारण काल है। आदिकाल के 2 भाग बताए हैं उन्होंने। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल 12 रचनाओं के आधार पर बताया है। जो आदिकाल की 12 रचनाएं हैं, इन 12 रचनाओं को आधार बनाकर इन्होंने इसको वीरगाथा काल नाम दिया है। इससे पहले की वीडियो में इन 12 रचनाओं के नाम भी मैंने बताए हैं कि कौन कौन सी 12 रचनाएं हैं जिनके आधार पर इन्होंने इसे वीरगाथा काल कहा है। और आदिकाल, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नाम दिया गया है, ये सर्वाधिक सम्मत नाम है। मतलब कि अधिकतर विद्वानों के द्वारा इस नाम को सहमति दी गई है कि आदिकाल ही नाम होना चाहिए। ठीक है। और सिद्ध सामंत काल यह राहुल सांकृत्यायन ने यह नाम दिया है। अगला प्रश्न है, 12 बरस लौं कूकर जीवे अरु 13 लौं जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। पंक्ति किस रचना की है? यह पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? किस रचना की यह पंक्तियां हैं, यह बताना है आपको। ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं यह आपको बताना है कि यह पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं। 12 बरस लौ कूकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। इसके लिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, परमाल रासो। परमाल रासो से यह पंक्तियां ली गई हैं। परमाल रासो इसके लिए राइट आंसर है। और जो परमाल रासो है, यह नाम, इसको आल्हा खंड भी कहा जाता है। आल्हा खंड, परमाल रासो को आल्हा खंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आल्हा और उदल नाम के 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण युद्ध का इसमें वर्णन मिलता है, और इसे आल्हा खंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न रचनाओं को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये रचनाएं आपको रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करनी है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, साकेत, लोकायतन। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। पद्मावत की रचना जयसी ने की है। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? कबीर ने जो रचनाएं लिखी हैं उनका एक संग्रह है, वह किस नाम से है बताना है आपको। ऑप्शन कबीर वाणी, कबीर रचनावली, साखी और बीजक। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है। कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से है। लाज न आवत आपको दौरे आया हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। यह पंक्ति किसकी है? आपको बताना है यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई। मीराबाई, रत्नावली, सहजोबाई या कुंभनदास। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। यह रत्नावली की पंक्तियां हैं, रत्नावली के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। रत्नावली जो कि तुलसीदास जी की
पत्नी थी और तुलसीदास जी को धिक्कारते हुए रत्नावली ने यह पंक्तियां कही थी। लाज न आवत आपको दौरे आया हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अगला प्रश्न है, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना करने वाले कवि हैं। आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना करने वाले कवि कौन हैं? विद्यापति, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो या जगनीक। आदिकाल की बात हो रही है इसमें। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने मनोरंजन काव्य की रचना की है आदिकाल में। अमीर खुसरो इसके लिए राइट आंसर है। और खड़ी बोली के पहले कवि भी अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। यह दोहा किस कवि के लिए कहा गया है? सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यह दोहा किस कवि के लिए कहा गया है? बिहारी, रहीम, घनानंद, कबीर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहारी के लिए यह पंक्तियां कही गई हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किस लेखक के नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण किस लेखक के नाम पर हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, द्वारिका प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर ऑप्शन बी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता प्रसिद्ध कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता प्रसिद्ध कवि थे, उनका नाम क्या था? श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, गोपाल चंद्र गिरधर दास, रामचंद्र दास। राइट आंसर ऑप्शन सी है, गोपाल चंद्र गिरधर दास था। अगला प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी के तन मन धन मूसै, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ये पंक्तियां किसकी हैं? अमीर खुसरो, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, गिरधर कविराई। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यह पंक्तियां हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका है। इनमें से कौन सी पत्रिका है जो कि द्विवेदी युग की है और प्रमुख पत्रिका है? ऑप्शन है माधुरी, इंदु, चांद, सरस्वती। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका का नाम है सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कवि ने खड़ी बोली हिंदी में प्रथम महाकाव्य की रचना की है? कौन से कवि थे जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी में प्रथम महाकाव्य की रचना की है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिऔध जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने खड़ी बोली हिंदी में प्रथम महाकाव्य की रचना की है। खड़ी बोली हिंदी में प्रथम महाकाव्य की रचना की है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने, और इस रचना का नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास यह रचना है जो कि खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वह है प्रिय प्रवास, जिसके रचयिता हैं हरिऔध जी। अगला प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर नयनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा,
बच्चन। राइट आंसर ऑप्शन ए है, सुमित्रा नंदन पंत की यह पंक्तियां हैं। प्रगतिवादी कविता में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? प्रगतिवादी कविता में इनमें से कौन सी विशेषता है जो कि नहीं है? नहीं में आपको बताना है। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, पूंजीवाद का विरोध, नारी सौंदर्य का चित्रण, शोषित वर्ग की सहानुभूति। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, नारी सौंदर्य का चित्रण। प्रगतिवादी कविता में सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति मिलती है, पूंजीवाद का विरोध मिलता है, शोषित वर्ग से सहानुभूति मिलती है, लेकिन नारी सौंदर्य को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है, इसे महत्व नहीं दिया गया है, यानी कि इसकी विशेषता इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम है? कामायनी में कुल सर्गों की संख्या है 15। जयशंकर प्रसाद जी की यह रचना है। इसमें अंतिम सर्ग का नाम बताना है। निर्वेद, आनंद, रहस्य, आशा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आनंद। कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम आनंद है और इसका प्रारंभ चिंता सर्ग से होता है। प्रथम सर्ग है चिंता, चिंता, आशा, काम, श्रद्धा। ठीक है, तो कुल 15 सर्ग इसमें हैं। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? कलम का सिपाही जीवनी है, किसके जीवन पर आधारित है? निराला, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, प्रेमचंद्र। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेमचंद्र। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक हैं प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार में कौन विषम संयोजन है? विषम का अभिप्राय है कि गलत, जो गलत है वह बताना है कि रचना रचनाकार का कौन सा युग्म है जो गलत है। ऑप्शन है दीपशिखा, सुमित्रा नंदन पंत, राम की शक्ति पूजा निराला, शिव शंभू के चिट्टे बालमुकुंद गुप्त, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दीप शिखा। दीप शिखा सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, बल्कि यह रचना है महादेवी वर्मा की। दीप शिखा महादेवी वर्मा की रचना है। इसके अतिरिक्त राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है, ये एक लंबी कविता है। शिव शंभू के चिट्टे बालमुकुंद गुप्त की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ये सभी सही हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा में है? क्या भूलूं क्या याद करूं यह रचना किस विधा की है? संस्मरण है, जीवनी है, आत्मकथा है या रेखा चित्र है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, यह आत्मकथा विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, और यह आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, यह आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की यह आत्मकथा है, जो कि 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं उसका एक भाग है, और इससे पहले वीडियो में इन 4 भागों के नाम में बता चुकी हूं कि कौन कौन से 4 भाग हैं हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी के। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का क्या नाम है? शुक्ल जी का जो निबंध संग्रह है उसका नाम क्या है? त्रिवेणी है, चिंतामणि है, रस सिद्धांत है या कुटज है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, चिंतामणि। ऑप्शन बी राइट आंसर है, चिंतामणि। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है, गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नगेंद्र का, नामवर सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का?
राइट आंसर ऑप्शन डी है, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ललित निबंधकार नहीं है? जो ललित निबंधकार नहीं है वह बताना है। नहीं, नहीं वाले में फोकस करना है कि नहीं पूछा है। विवेकी राय है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार नहीं है। इसके अतिरिक्त विवेकी राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी यह ललित निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था, ये कहानी के लेखक कौन है? रचना है कहानी विधा की। उसने कहा था किस विधा की रचना है, यह भी क्वेश्चन हो सकता है। तो यह कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है बताना है। चंद्र शर्मा गुलेरी, राधिका रमण सिंह, राजेंद्र यादव, फणीश्वर नाथ रेणु। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। इसके साथ एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि जैसे कभी रचनाएं दे दी जाती हैं और लिखा जाता है कि निम्न में से कौन सी रचना पूर्व दीप्ति शैली पर आधारित है, यानी कि फ्लैशबैक शैली पर। तो उसके लिए राइट आंसर है उसने कहा था, यह पूर्व दीप्ति शैली पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, होरी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? होरी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? गबन, कर्मभूमि, गोदान, सेवा सदन। राइट आंसर ऑप्शन सी है, गोदान। होरी गोदान का प्रमुख पात्र है। मोहन राकेश, कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? नहीं वाला बताना है। आधे अधूरे, जय आदित्य, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, जय आदित्य। यह मोहन राकेश का नाटक नहीं है। आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन यह मोहन राकेश का नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने अपने नाटकों में गीत भी लिखे हैं? अपने नाटकों में गीत भी किसने लिखे हैं? मोहन राकेश ने, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, सुरेंद्र वर्मा ने या जयशंकर प्रसाद ने? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में गीत भी लिखे हैं। अगला प्रश्न है, एकांकी में संकलन त्रय का अर्थ है। एकांकी में संकलन त्रय का अर्थ क्या है? समय स्थान काल की एकता, देश काल वातावरण का समन्वय, पात्र वेशभूषा भाषा की एकता, समय स्थान कार्य की एकता। राइट आंसर ऑप्शन डी है, समय स्थान और कार्य की एकता को एकांकी में संकलन त्रय कहा जाता है। हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन है प्रताप, उदंत मार्तंड, भास्कर, आज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदंत मार्तंड। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। रचना है और उनके रचनाकार हैं, सुमेलित करना है। युगधारा, हिल्लोल, मधुकलश, कुकुरमुत्ता।
युगधारा नागार्जुन की रचना है। हिलोल शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। मधुकलश हरिवंश राय बच्चन की रचना है। कुकुरमुत्ता निराला की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुकलश, रस कलश, 3 रचनाएं हैं इनकी कलश नाम से ही। मधुकलश है, रस कलश है और एक और रचना है कोई, उसमें भी पीछे कलश ही है। अगला प्रश्न है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति किसके संदर्भ में है? युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। यह मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। उनके किसके संदर्भ में है ये? उर्मिला, सीता, कौशल्या या केकई? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैकेयी के लिए यह पंक्ति हैं। कैकेयी के लिए यह पंक्तियां कही गई हैं और यह रचना है मैथिली शरण गुप्त की। साकेत से यह ली गई है। साकेत से यह ली गई है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 2? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3। ऑप्शन 3 संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 है। क्ष, त्र, ज्ञ। हालांकि इसमें 3 दिया गया है लेकिन संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। 4 इनकी संख्या है क्योंकि क्ष, त्र, ज्ञ और एक श्र होता है ना। जैसे क्ष है, ये 2 शब्दों से बनता है, क और श से बनता है। त्र है, ये त धन र से बनता है। ज्ञ है, ज्ञ धन ग धन ज से बनता है। और श्र है तो श धन र से बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। हालांकि इसमें इसका आंसर 3 दिया गया है लेकिन होते 4 हैं। तो आप इसे और सर्च कर लीजिएगा। इसमें आपको बता भी दिए हैं कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं कौन से हैं। क्ष होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है और श्र होता है। ये श्रमिक का श्र होता है, ये कक्षा वाला क्ष होता है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो इस प्रकार 4 हो गए संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? इनमें से कौन सी बोली है जो कि पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की जो नहीं है वो बतानी है। बुंदेली, मगही, ब्रज, कन्नौजी। राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन बी, मगही। ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित स्थानों को सुमेलित कीजिए। स्थान है और बोली क्षेत्र है। मथुरा, झांसी, फर्रुखाबाद, मेरठ, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज। कौन सी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ए का है चौथा, मथुरा में ब्रजभाषा है। बी का तीसरा, झांसी में बुंदेली है। फर्रुखाबाद में कन्नौजी और मेरठ में खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। कथन किसकी विशेषता की ओर संकेत करता है? यह कथन किसकी विशेषता की ओर संकेत करता है बताना है। यह कथन शुक्ल जी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है और किसके बारे में कहा है बताना है। महाकाव्य के लिए, खंड काव्य, हास्य व्यंग या मुक्तक काव्य? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। यह कथन मुक्तक काव्य के लिए
है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां किस कवि के द्वारा कही गई हैं? नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, नरेश त्रिपाठी। राइट आंसर ऑप्शन सी है, मैथिली शरण गुप्त की है पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, काव्य रचना के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवश्यक है? काव्य की रचना के लिए इनमें से कौन सा तत्व है जो कि आवश्यक है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास या सभी? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी की आवश्यकता है। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाई, जानी परै सिय हियरै जब कुंभिलाई। पंक्ति में छंद कौन सा है? छंद बताना है कौन सा है। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाई, जानी परै सिय हियरै जब कुंभिलाई। इसमें कुछ ऑप्शन कटे हुए हैं, इसका जो आंसर है वो बता देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बर्वे छंद है इसमें। अगला है, हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 28, 30 या 32? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 28 मात्राएं होती हैं इसके प्रत्येक चरण में। संचारी भाव का कार्य है, संचारी भाव का कार्य क्या है? रस की उत्पत्ति, स्थायी भावों को जागृत करना, उत्तेजित करना, स्थायी भाव को पुष्ट करना। क्या कार्य संचारी भाव के द्वारा किया जाता है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, स्थायी भाव को पुष्ट करना है। अगला प्रश्न है, नील परिधान बीस सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, प्रतीप, उपमा, श्लेष। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। अगला प्रश्न है, जहां वास्तविक रूप से विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो, यानी कि वास्तविक रूप से यहाँ विरोध नहीं हो रहा है लेकिन विरोध का आभास हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान, विरोधाभास, विभावना, संदेह। राइट आंसर ऑप्शन बी है, विरोधाभास अलंकार होता है वहां पर। अगला प्रश्न है, सिर पर बैठो काग, आँखि दो खात निकारत, खींचत जीवहि शार, अति ही आनंद उर्धारत। किस रस की इसमें व्यंजना हुई है? करुण, अद्भुत, विभत्स या रौद्र? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, विभत्स रस की इसमें व्यंजना हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका बहुवचन नहीं बनता? इनमें से कौन है जिसका कि बहुवचन नहीं बनता है? युवा, प्राण, ओंठ या उपयुक्त सभी? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। इन सभी का बहुवचन नहीं बनता। ये क्वेश्चन कुछ कंफ्यूजिंग है। बहुवचन नहीं बनता, जो प्राण है इसका प्रयोग तो हमेशा बहुवचन में ही होता है। जैसे हम बोलते कि प्राण निकल गए, प्राण बच गए, ठीक है, इसका प्रयोग तो हमेशा बहुवचन में ही होता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कथा, खाल, पहिया, गोद।
ऑप्शन डी है ऑप्शन सी पहिया। पहिया पुल्लिंग शब्द है। जैसे कथा है, अगर हम कथा का प्रयोग करेंगे, कथा हमें अच्छी लगी, कथा हमें अच्छी प्रेरणा देती है, कथा अच्छा लगा, ऐसा नहीं बोला जाता। खाल, खाल निकल गई, खाल निकल गया, ऐसा नहीं बोला जाता। गोद, गोद अच्छी है, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पहिया। पहिया जैसे पहिया निकल गया या पहिया तेज घूम रहा है, यह पुल्लिंग का है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग में कौन विषम संयोजन है? विषम का मतलब गलत। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जो संयोजन है, इसमें जो गलत है वो बताना है। भाग्यवान का भाग्यवती, नाला नाली, लाला ललाइन, साला सलहज। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, साला सलहज। ये इसका विषम यानी कि गलत संयोजन है। कृतांत किसका पर्यायवाची है? कृतांत यमराज, कुबेर, इंद्र, ब्रह्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यमराज का पर्यायवाची है कृतांत। अगला प्रश्न है, आदर्श का उचित विलोम क्या होगा? आदर्श का विलोम बताना है। प्रकृत, यथार्थ, कृत्रिम, प्रतिदर्श। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, आदर्श का जो विलोम है वह होता है यथार्थ। आशा से अधिक के लिए एक शब्द क्या है? अप्रत्याशित, अधिसंख्य, आशातीत, अनपेक्षित। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, आशातीत। अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी इच्छा नहीं, सॉरी, जिसकी उम्मीद ना की गई हो, वह प्रत्याशित होता है। मतलब ठीक है, जिसकी उम्मीद ना की गई हो वो अप्रत्याशित, या आशा ना की गई हो वो अप्रत्याशित होता है। और आशा से अधिक जो हो गया वो आशातीत हो गया, आशातीत। जिसकी अपेक्षा ना की गई हो अनपेक्षित हो गया, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार का पर्यायवाची नहीं है? अंधकार का पर्यायवाची नहीं, नहीं वाला। ऑप्शन है तम, तिमिर, तमस, वहनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वहनी। जो वहनी है यह होता है आग का पर्यायवाची। जब दो शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत हों उन्हें शब्द कहते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम, समानार्थी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विलोम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता कहावत का सही अर्थ क्या है? किसी से मतलब न रखना, संगठन में ही शक्ति होती है, अकेले से कुछ काम न होना, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी है, संगठन में ही शक्ति है। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है आवश्यकता से कम वस्तु मिलना, कम वस्तु पाना, वांछित वस्तु के बदले कुछ और देना, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आवश्यकता से कम वस्तु मिलना। अगला प्रश्न है, प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? अर्वाचीन, अध्योपांत, तात्कालीन, सामयिक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अध्योपांत। आरंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द है आध्योपांत। जिस जमीन में कुछ न पैदा होता हो, भूसर, वंध्या, ऊषर, ऊसर या निर्झर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊसर। हर्षित में कौन सा प्रत्यय है?
रित, सित, त, इत। प्रत्यय का मतलब क्या है? जो कि शब्दों के अंत में लगता है। जैसे हर्षित, हर्ष शब्द है, हर्ष के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उसको शब्द को बदल देता है, तो वह प्रत्यय होता है। और जो शुरू में लग जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं, प्रारंभ में लगता है। तो देखिए जैसे हर्ष इसमें मूल शब्द है, हमें पहले मूल शब्द करना है अलग, तो मूल शब्द अलग कर लिया हमने, हर्ष है। अब इसमें कौन सा प्रत्यय लगाएंगे कि वह हर्षित बन जाएगा? इसमें लगेगा इत प्रत्यय। हर्ष धन इत बराबर हर्षित। ठीक है, अब ये छोटी की मात्रा यहाँ सम आ गई, हर्षित हो गया। 64 का इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है, हर्षित। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इत इसमें प्रत्यय है। किस किस शब्द में उत प्रत्यय लगा है? उत, उपमंत्री, उपयोग, उच्चारण या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर है। जैसे मंत्री, मंत्री से आगे उप हटा देंगे, उपमंत्री हो जाएगा। इसमें अच्छा, इसमें प्रत्यय बोला है क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग की बात हो रही है। ठीक है, उपसर्ग, क्योंकि आगे से लगा है ना, तो वो उपसर्ग है। उत जो है उपसर्ग लगा है। तो इसमें उपमंत्री में मंत्री को हटा देंगे, अलग कर देंगे, उपसर्ग हो गया। उपयोग में भी उपयोग, उप और योग हो गया, अलग अलग हो गया। और उसके बाद उच्चारण में क्या है? इसका बनता है उत, उत धन चारण बराबर उच्चारण। तो ये इसमें है उपसर्ग। ठीक है, ये क्या है? उपसर्ग है। इसका राइट आंसर 65 का उच्चारण सी है, कि इसमें उत प्रत्यय नहीं है, क्वेश्चन गलत हुआ है। ये है उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या है? जो कि आगे से लगता है। ये उत इसमें आगे से लेगा, उत धन चारण बराबर उच्चारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य को ढूंढना है। आज बहुत फल खरीदे गए, यहाँ एक बीड़ी और एक तंबाकू मिलती है, गंगा जल माता की तरह पवित्र होता है, उसने कुल 4 जलेबियां खाई। राइट आंसर बताना है आपको इसमें। ऑप्शन ए राइट आंसर है, आज बहुत फल खरीदे गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध, स्वर्गीय, 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 स्वर्गीय। राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्वर्गीय। इसमें र आगे लग गया तो सर्वगीय हो गया ये, क्योंकि र पहले आ गया, सर्वगीय। इसमें स्वा है, इसमें छोटी की मात्रा है, स्वर्गीय हो गया, ये स्वर्गीय होता है, ये स्वर्गीय हो गया। ठीक है, छोटी की मात्रा आ गई। निम्नलिखित में नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? न धनयन, न धनयन, ने धनन, नय धन अयन। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, ने धन अन बराबर नयन। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? फिर से अशुद्ध शब्द बताना है। हंसना, दयालु, राजदूत, वीणा पाणी। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, वीणा पाणी। लेकिन ये भी गलत नहीं है, अशुद्ध नहीं है, वीणा पाणी इसी प्रकार लिखा जाता है, वीणा पाणी। तो इसमें सभी शब्द शुद्ध ही दिख रहे हैं। हंसना भी इसी प्रकार लिखा जाता है, दयालु, राजदूत, वीणा, वीणा पाणी, वीणा पाणी। ठीक है, सभी शब्द इसमें शुद्ध ही हैं। अगला है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, द्विगु। जब संख्या आ जाती है, जैसे अष्टा है ना, अष्ट तो संख्या है, तो ऐसे में द्विगु समास होता है। तो आप इसे थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं कि अगर संख्या आ रही है तो मतलब द्विगु समास हो रहा है। अगला है, कपीश में कौन सी संधि है? कपीश, कपीश में कौन सी संधि है?
संधि बतानी है आपको कि कपीस में कौन सी संधि हो रही है। दीर्घ, वृद्धि, गुण, इनमें से कोई नहीं। कपीस का संधि विच्छेद अगर हम करें तो होता है कपि धन ईश बराबर कपीस, छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, इसमें बन रही है तो कपीस कौन सी संधि में होता है, छोटी बड़ी दीर्घ संधि में होता है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, इसमें जो संधि है वह है दीर्घ संधि। साहित्य दर्पण के रचयिता हैं, साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है, धनंजय, मम्मट, विश्वनाथ, आनंदवर्धन। राइट आंसर बताना है इसमें। राइट आंसर ऑप्शन सी है, विश्वनाथ हैं साहित्य दर्पण के रचयिता। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है, नहीं बताना, जो नहीं है। गगनचुंबी, परमेश्वर, शोकाकुल, रसोई घर। गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, शोकाकुल शोक से आकुल, रसोई का घर, परमेश्वर परम ईश्वर। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमेश्वर। यह तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए, उनकी रचना के साथ रचनाकारों को सुमेलित करना है। ऑप्शन है ए, किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है, अभिज्ञान शाकुंतलम, दूतवाक्यम, शिशुपाल, वधम। तो राइट आंसर बताना है इसके लिए। देखते हैं राइट आंसर। किरातार्जुनीयम इसकी रचना की है भारवी ने, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। उसके बाद है दूतवाक्यम, दूतवाक्यम है, ये मास लिखा हुआ है, भास होगा। शिशुपालवधम माघ की रचना है। अगला प्रश्न है, कुमार संभव किसकी रचना है, कुमार संभव के रचनाकार बताने हैं। दंडी, बहुभूति, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, कुमार संभव कालिदास की रचना है। निम्न में कालिदास रचित कौन सा नाटक नहीं है, कौन सी रचना है जो कि कालिदास ने नहीं रची है इनमें से। मालती माधव, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, मालती माधवम। दश कुमार चरितम किस में विभक्त है, यानी कि 10 कुमार चरितम जो भाग हैं उनको क्या कहा जाता है, सर्ग कहा जाता है, अंक कहा जाता है, उच्छ्वास कहा जाता है, या फिर कांड कहा जाता है 10 कुमार चरितम में। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, उच्छ्वासों में। 10 कुमार चरितम जो है वह उच्छ्वासों में विभक्त है। किरातार्जुनीयम का अंगिरस कौन सा है, श्रृंगार, वीर, करुण, शांत। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, वीर। किरातार्जुनीयम का जो अंगिरस है, मतलब मुख्य रस है, वह है वीर रस। भारवी किसके भक्त थे, भारवी संस्कृत कवि किसके भक्त थे, विष्णु के, राम के, काली के, या शिव के। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिव के भक्त थे। हितम मनोहारी चो दुर्लभम वचः पंक्ति किस कवि की है, हितम मनोहारी चो दुर्लभम वचः, यह पंक्ति किस कवि की है। भारवी, माघ, कालिदास, माघ, भारवी, दंडी। राइट आंसर है ऑप्शन सी,
12वीं की यह पंक्ति है। हितम मनोहारी च वचः, मनोहारी च दुर्लभम वचः। दूत वाक्यम के नांदी पाठ में निम्नलिखित में किसकी स्तुति की गई है? दूत वाक्यम के नांदी पाठ में किसकी स्तुति की गई है? शिव, पार्वती, इंद्र, विष्णु। राइट आंसर ऑप्शन डी है, विष्णु की स्तुति की गई है नांदी पाठ में, दूत वाक्यम के नांदी पाठ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? कौन सा शब्द है जिसमें कि दीर्घ संधि नहीं है? देवर्षि, सत्यार्थ, रविंद्र, वधूत्सव। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवर्षि। इसमें दीर्घ संधि नहीं है, इसके अतिरिक्त सभी में दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, एड पदांतादति किस संधि का सूत्र है? एडह पदांतादति किस संधि का सूत्र है? वृद्धि, पूर्वरूप, विसर्ग, अनुनासिक। राइट आंसर ऑप्शन बी है, पूर्व रूप संधि का सूत्र है एडह पदांतादति। हरिवंदे में कौन सी संधि है? हरिमवंदे में कौन सी संधि है? अनुनासिक, पूर्व रूप, अनुस्वार या विसर्ग। राइट आंसर ऑप्शन सी है, इसमें अनुस्वार संधि है। विपज्जालः शब्द का संधि विच्छेद होगा। विपहधनजालः, विपद्धनजालः, विपस्धनजालः, विपदधनजालः। राइट आंसर ऑप्शन डी है, विपद्धनजालः बराबर विपज्जालः। व्यंजन संधि का यह उदाहरण है। सज्जनः में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी, तत्पुरुष। राइट आंसर ऑप्शन बी है, कर्मधारय समास है सज्जनः में। सज्जनः में कर्मधारय समास है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है वह कर्मधारय समास होता है। जनः, जन कैसा है? सज्जन, सत मतलब अच्छा, ठीक है, जो उसकी विशेषता को बताता है। अगला है, निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास किसमें है? जितेंद्रियः, त्रिनेत्रम, राजपुरुषः, यथाशक्ति। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, जितेंद्रियः में, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वह। अगला है, अकुर्वन् किस लकार का धातु रूप है? अकुर्वन् किस लकार का धातु रूप है? राइट आंसर है लंग लकार। अगला प्रश्न है, सर्व पुल्लिंग का चतुर्थी एक बहुवचन का रूप है। सर्व पुल्लिंग में चतुर्थी बहुवचन का रूप है सर्वम, सर्वान, सर्वेभ्यः, सर्वेषाम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वेभ्यः। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युष्मत शब्द रूप नहीं है? त्वत्, तौ, ताम, मत। राइट आंसर ऑप्शन डी है, मत। इसी के साथ आज की यह वीडियो, यह क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।